हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 5 इयर्स प्लान इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट, जो कि आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर 2 है। सो होपफुली आपने पहला चैप्टर बहुत एंजॉय किया होगा। इस चैप्टर में क्या होने वाला है वो आपको थोड़ा वीडियो के एंड में पता चलेगा, लेकिन बस अभी आपको मेरी बातें सुनते जानी है। मैं जो भी कहते जाऊंगा बस आपको अभी चुपचाप सुनते जाना है। देखो, पहले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कि आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया के बाद हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो क्या थी, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक थी। इसका रीजन ये था क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देते थे। और ये मैंने आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो टॉपिक था उसमें बता चुका था कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल सब एग्रीकल्चर में डिपेंड थे। वैसे ही ज्यादा से बहुत कम से कम लोग क्या करते थे, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड, मतलब बहुत इंगेज कम थे। मतलब सेकेंडरी और टर्शरी को बहुत कम इंपॉर्टेंट देते थे, लेकिन एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। साथ ही साथ उन्होंने ये जाना कि बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक इसलिए थी क्योंकि हमारी इंडिया के बाद जो सिचुएशन थी कंट्री की, वो बहुत पॉवर्टी में थी, सब गरीब में, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल गरीब थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब बहुत कम उम्र तक जीते थे ऑन एन एवरेज। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें लोग ने जानी थी कि बर्थ रेट, डेथ रेट और भी सारी बहुत सारी चीजें जानी थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी जो प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को ना हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने देखी यहाँ पे और भी बहुत सारी, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारी क्या हमारे लिए प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक मतलब कंट्री की प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी एक प्रॉब्लम है। अब इस चैप्टर में 5 ईयर प्लान्स में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया, ये सारी प्रॉब्लम्स का एंड कर दिया। लेकिन आज भी आप देखोगे पॉवर्टी आज भी घटी नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आज भी बहुत सारे पीपल बेरोजगार हैं जिनके पास जॉब वॉब नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई तो किया, लेकिन वो सब चीजें जो गवर्नमेंट ने किया वो सब चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो 5 ईयर प्लान इन इंडिया मतलब ऐसे 5-5 साल के प्लान जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किया कि ये सारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो अभी भी इंडिया में है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो ये जो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये जो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, सो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत सोचा कि यार क्या करें, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे खत्म करें, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे खत्म करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कर दिया या फिर बना दिया। क्या कर दिया, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया। अब सर ये प्लानिंग कमीशन क्या है? बच्चों, प्लानिंग कमीशन कोई कुछ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक अथॉरिटी है जहां पे बहुत सारे लोग दिन रात बैठ के ये सोचते हैं कि कैसे हम जितनी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे खत्म कर दे। तो प्लानिंग कमीशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात ये सोचती है कि कोई भी कंट्री की जो भी प्रॉब्लम है उसे हम कैसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वैसे ही ये प्लानिंग कमीशन भी एक सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट ने 1950 को लाया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के 3 साल के बाद लाया था। ठीक है, तो होपफुली अभी आपको ब्रॉड समझ में आ गया कि 5 ईयर प्लान में हमें करना क्या है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हमें कैसे खत्म करना है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की, क्या की वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सोचा इंडिपेंडेंस के बाद कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे कैसे निपटाया जाए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन बैठा दिया 1950 को, जो वो दिन रात सोचते हैं कि कैसे हम ये जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर दे। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहता है ना, वो चेयरपर्सन होता है इस प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होता है। तो एक मार्क्स में आपको कभी भी पूछ सकता है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है, या फिर आपको कभी कभी लॉजिकल भी पूछ सकता है। वो ऐसा पूछ सकता है कि बताओ कि प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन 1950 को कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब जैसे ही कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला तो सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वो 5 साल तक रूल किए। तो आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू चेयरपर्सन होंगे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, तो कुछ चीजें जो लॉजिकल आपसे पूछ सकता है, जो आपको ये जो नोट्स है अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इस नोट से आपको इजिली हर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्लानिंग कमीशन को भी आपको ऐसा पूछ सकता है कि कब फर्स्ट टाइम आया था, 1950 को। अब इससे रिलेटेड मुझे आपको एक चीज बतानी है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, जो आपको 1950 में आया, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, और फरवरी 2050 को इसका नाम प्लानिंग कमीशन से चेंज कर दिया पॉलिसी कमीशन में। ठीक है, तो ये भी आप एक मार्क्स में पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब
आपने ये सारी बातें जानी। अब क्या होता है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्लानिंग कमीशन क्या करती है, वो दिन रात क्या करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। वो ऐसा प्लान करती है जिससे ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जहां पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं जिसके कारण आप इकोनॉमिक प्लानिंग इजिली समझ पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करना ये चुन्नू लाल है। ये क्या है, चुन्नू लाल, ये बहुत मोटा है। ठीक है, ये जब भी अपने स्कूल में जाता है ना तो सब लड़की लोग इसको चिढ़ाते हैं, मोटल्ला आ गया, मोटल्ला आ गया। ठीक है, तो ये बहुत मोटू है। तो इसको एक दिन बहुत गुस्सा आया, इसका एकदम बहुत इसके सामने बहुत गुस्सा आ गया, अरे यार मेरे को सब लोग चिढ़ाते हैं, मेरे को सब लोग चिढ़ाते हैं। तो इसने क्या कर दिया, टारगेट बना दिया कि मुझे तो स्लेंडर मतलब पतला होना है, मुझे क्या होना है, पतला होना है। इसने क्या कर दिया, टारगेट बना दिया। मोटा है ये इसकी प्रॉब्लम है, मोटा है ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, टारगेट बना दिया कि मुझे तो पतला होना है। तो अब इसके साथ ही साथ इसने क्या किया, एक टाइम सेट कर लिया। इसने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड मतलब एक टाइम इसने बता दिया अपने आप को कि मुझे तो पतला होना है और मैं पतला 2 महीने के अंदर होके दिखाऊंगा और अपने स्कूल वाले को सबका मुंह चुप करके रख दूंगा और मैं पतला हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसने टारगेट बना दिया और इसने ये डिसाइड कर लिया कि इस टारगेट को मैं 2 महीने के अंदर पूरा करूंगा, मतलब मैं पतला होऊंगा 2 महीने के अंदर। अब पतला होने के लिए इसने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज अपनाए। जैसे इसने क्या क्या पॉलिसी बनाया अपने लिए कि यार मैं तो हर सुबह ना 5:30 को उठ जाऊंगा और मैं प्रोग्राम क्या बनाया कि मैं ना साइकिलिंग करने जाऊंगा, मैं स्किपिंग करूंगा। ठीक है, तो ऐसी सेम चीज जो आपने एग्जांपल में देखी यहाँ पे, वैसे ही हर कंट्री की भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे चुन्नू लाल की प्रॉब्लम थी। सो हर कंट्री क्या करती है, टारगेट बनाती है कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को खत्म कर ले। तो वो क्या करती है, टारगेट बनाती है और वो क्या करती है, टाइम भी बता देती है कि मुझे इस टारगेट को इस समय तक कंप्लीट करना है। और उसके लिए वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाती है। अगर मैं आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जैसे इंडिया में क्या थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हमारी कंट्री ने क्या किया, टारगेट बनाए और उन्होंने बहुत सारे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बताया। वो बेसिकली क्या थे, 5 ईयर्स थे। देखो 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो मेजोरिटी जितने भी 90% चीजें वो 5 ईयर प्लान बनाते थे, जिससे कारण वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को खत्म कर दी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, दिन ब दिन कोई कोई नए नए प्रोग्राम्स आते हैं। जैसे आपने वो मनरेगा सुना होगा। ठीक है, मनरेगा का कोई सुना होगा, जहां महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये ऐसा कुछ था जहां पे आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट देना था, ये सारी चीजें करनी थी। तो कहीं ना कहीं पे पॉवर्टी खत्म हो जाती। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज किए जिससे उनका टारगेट कंप्लीट हो जाए और जिस टाइम में उन्होंने बनाया है, इस टाइम पर कंप्लीट करना है, वो उस समय तक वो पूरा उनका टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक प्लानिंग भी है ना, वो एग्जैक्ट सेम है। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले सेट टारगेट करते हो। जैसे आपने अभी देखा ना, दोनों एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया, टारगेट सेट किया। सेकंड चीज, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वन टारगेट, सेट ऑफ टारगेट। सेकंड चीज क्या किया, उन्होंने एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बता दिया कि हाँ हमें अपना टारगेट को इस समय तक कंप्लीट करना है। जैसे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे मैं सेकंड डाल देता हूँ। थर्ड चीज उन्होंने क्या किया, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या कर दिए, स्पेसिफाई सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज उन्होंने बना दिए, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों बेसिकली यही है जो भी मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप मेरे से एक बार पढ़ोगे तो इट रिफर्स टू द सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन देखता है, ये प्लानिंग कमीशन अथॉरिटी देखती है। दिन भर सोचती रहती है कैसे हम ये जितनी भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है इसे हम खत्म कर दे, है ना। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है, इट रिफर्स टू द सिस्टम अंडर विच सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये जो भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, प्लानिंग कमीशन या फिर आप पॉलिसी कमीशन कह दो, ये क्या करती है, एक टारगेट सेट करती है। ठीक है, और वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती है टू अचीव दोस टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, वो क्या करती है, इस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को अचीव करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम बनाती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। सेम चीज है बच्चों, जिसको बस टेक्निकल वर्ड्स में आपने यहाँ पे कह दिया है। ठीक है, विद अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जो भी कंट्री के पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे कैसे कंट्री अपना टारगेट सेट कर सकती है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कैसे स्पेसिफाइड टाइम कर सकती है, और वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कैसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बना सकती है। ठीक है, जिससे उनका टारगेट कंप्लीट हो जाए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों ये एग्जैक्टली। ठीक है, तो होपफुली आपने आज का जो लेक्चर है वो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर्स को अच्छे से नोट कर लेना। और मैं हमेशा कहता हूं कि सभी बच्चे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करें। ठीक है, क्योंकि ये बुक रीडिंग से किया है, भले आपके पास कोई भी बुक हो, बस एक बार बुक उठा के आपको क्या करना है, रीड करना है। आपको भी सारी बुक में यही सारी चीजें मिलेगी।
और बुक वो वाली लेना जो आपको इजीली समझ में आए, जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगी, वो वाली बुक आप उठा के लेना। स्टेशनरी जाना, स्टेशनरी में देखना, एक दो बुक थोड़ी सी पढ़ के देखना, आपको वो समझ में आएगी तो वो बुक को ले लेना। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बीइंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बीइंग कॉमर्स का, beingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी ये देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक के बारे में। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आज ये तीन टॉपिक जो सबको हार्ड लगता है, बहुत इजीली आप सभी को समझ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ सकती है, वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव जरूर रहेगी। ऐसा टॉपिक है ये, जिस तरीके से बताऊंगा लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे ये टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शायद से पहले टॉपिक लंबा हो सकता है, तो आज फटाफट इस टॉपिक को निपटाते हैं। ओके, तो देखो कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री की मैं बात करूं तो हर कंट्री की एक प्रॉब्लम या फिर उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है। हर कंट्री, कोई भी कंट्री हो ब्रह्मांड में, कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री को एक प्रॉब्लम होती है या फिर एक कंट्री को हमेशा एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन और वो प्रॉब्लम ये है कि हर कंट्री की एक प्रॉब्लम होती है, तीन प्रॉब्लम होती है बेसिकली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। हर कंट्री की तीन प्रॉब्लम होती है, फिर हर कंट्री को तीन सबसे बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो तीन चीज ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। हर कंट्री की एक दिक्कत होती है कि वो ये सोचती है कि सबसे पहले हर कंट्री की गवर्नमेंट, हर कंट्री ये पहले सबसे पहले सोचती है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। नेसेसरी गुड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब नेसेसरी है। ठीक है, राइस हो गया, सब नेसेसरी, या लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करे या फिर मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, कौन सा टाइप का हमें गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो ये हर कंट्री को ये सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे कंट्री के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंट्री को सोचना पड़ता है कि उन्हें कौन सा टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकंड चीज, हर कंट्री की ये भी प्रॉब्लम होती है, या हर कंट्री को एक सबसे बड़ा ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब जो हम लोग ने डिसाइड किया कि सबसे पहले कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे तो उसे कैसे प्रोड्यूस करना है, मशीन की हेल्प से प्रोड्यूस करना है या फिर लेबर की हेल्प से प्रोड्यूस करना है। थर्ड चीज, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है, या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हर कंट्री को तीन प्रॉब्लम होती है, या फिर उन्हें सबसे बड़ा तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब ये अगर मैं आप सभी ने बेसिकली इफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये जो टॉपिक है इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, या फिर इसे हम इकोनॉमिक डिसीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ लिया बेसिकली आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, सो अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो ये कैसे कंट्री, ये सबसे इसका जो प्रॉब्लम है या जो कंट्री का जो डिसीजन लेना चाहिए, ये और जितने भी प्रॉब्लम्स है ये कंट्री कैसे सॉल्व करे, ये तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ लिखते जाना कि जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन बच्चों बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। सर अभी सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक, ये तीन तरीके होते हैं बच्चों जिसके कारण कोई भी कंट्री ये तीनों प्रॉब्लम को
हटा सकती है या फिर उससे सॉल्यूशन निकाल सकती है। सो कोई भी कंट्री, पॉइंट टू बी नोट करना, कोई भी कंट्री को इन तीनों इकोनॉमिक में से कोई एक इकोनॉमिक चुनना पड़ता है। कोई भी कंट्री चाहे कैपिटलिज्म इकोनॉमिक चुन सकती है, या फिर सोशलिज्म इकोनॉमिक चुन सकती है, या फिर कोई कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमिक चुन सकती है, जिससे ये प्रॉब्लम या फिर ये जो डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन है, ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए या फिर सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली आप सभी को मेरे साथ और एक चीज नोट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर इंडियंस को बेसिकली जान के रखना चाहिए कि इंडिया फॉलोस मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी कंट्री होती है ना, वो जो ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक को चूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक वाली जो टेक्निक है हम उसको चुनते हैं, जिससे ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक डिसीजन है, ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इंडिया फॉलोस मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में अच्छे से बसा लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर अब ये कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म और ये मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज दिखेगा, इसके बारे में मैं पूरा समझाऊंगा आपको, लेकिन इससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, कुछ बातें को समझना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आप कुछ भी चीज नहीं समझ सकते। ठीक है, तो वो कुछ बातें मैं अभी आपके सभी के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं सभी आपको बस एक एक्सप्लेन रफ कर देता हूँ, अभी आपको नोट मत करना। अब आप सभी मेरे साथ देखते जाना कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक को ना हम क्या कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमिक भी कहते हैं, ये कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है, ये तीन डिसीजन है ना, ये तीन डिसीजन यहाँ पे सॉल्व होता है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक है, इसे प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, इसे क्या प्राइवेट सेक्टर चलाता है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमिक चूज कर लिया है, तो उस कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन, जितने भी ये तीन बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर निकालेगा। वो इसका ओनर होता है, ओनर मतलब उसका ओनर होता है प्राइवेट सेक्टर वाला। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक बस प्राइवेट बस है ना, तो प्राइवेट सेक्टर भी वैसा ही है, जिसे हर इंडिविजुअल अपने लिए चलाता है। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक क्या होती है बच्चों, मार्केट फोर्सेस से चलती है। सर ये मार्केट फोर्सेस क्या है, देखो यही चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत ब्रीफली देखना, तो लंबा टॉपिक है। देखो डिमांड, मार्केट सप्लाई मतलब बच्चों कुछ नहीं होता है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई। देखो डिमांड मतलब होता है कुछ भी चीज की मांग करना, उस चीज को आप करते हो ना, एप्पल की पापा से डिमांड करते हो, पापा मुझे एप्पल चाहिए, है ना, तो वो जो मांग आप करते हो उसे हम डिमांड कहते हैं। और सप्लाई सर अभी सप्लाई क्या होता है बच्चों, सप्लाई उपलब्धि होती है, उपलब्ध, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बच्चों उपलब्ध करना। ठीक है, सप्लाई मतलब उपलब्ध, कितना अवेलेबल है उसे हम सप्लाई कहते हैं। सो आप सभी ने इस टर्म के बारे में जान लिया। अब मुझे आपको और एक चीज बतानी है कि जो डिमांड है ना, इसे हम ग्राफ में ऐसे शो करते हैं, इस तरीके से। ये जो डंडा देख रहे हैं ना, ऐसे वाला, इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और ये जो दूसरा है सप्लाई बच्चों ऐसे दिखाते हैं हम, ऐसे। ठीक है, सप्लाई हम ऐसे दिखाते हैं, डिमांड की कर्व ऐसे रहती है, सप्लाई की कर्व ऐसे रहती है। अब अगर मान लो आपको अमूल दूध चाहिए, ठीक है, अमूल दूध चाहिए, अमूल मिल्क आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो, अमूल मिल्क की डिमांड करते हो। तो अमूल मिल्क की जो ये है, इसे हम ऐसे शो करते हैं, डिमांड को ऐसे शो करते हैं, अमूल मिल्क की सप्लाई को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपने एक चीज सुना होगा कि जब भी आप अमूल दूध की डिमांड ज्यादा करते हो ना, तो देखना अमूल का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, उसकी सप्लाई क्या कर देता है, कम कर देता है ना। तो अमूल जो मिल्क है ना, आप उसकी डिमांड तो करते हो, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स में चालाकी करता है, वो क्या करता है उसकी सप्लाई को कम कर देते हैं, जिसके कारण वो और महंगा हो जाता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा कमा पाए प्रोड्यूसर। तो अगर मैं इसकी बताऊं कि ये जो डिमांड और सप्लाई, अगर मैं अमूल मिल्क का एग्जांपल लेके चलो, और भी बहुत सारे होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे, मैं अमूल मिल्क का ले सकता हूं। तो जब अमूल मिल्क की आप जब डिमांड करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे होगा, और जब आप अमूल मिल्क की सप्लाई करेंगे तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। तो ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ना, इसमें हम ऐसा शो करते हैं, वैसे हर कंट्री ऐसी शो करती है। और जब कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई आपस में पॉइंट पे जब मीट होता है, ठीक है, और ये जो एक्स एक्सेस है इसे हम क्वांटिटी बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइस लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी सामान का, सर्विस का जब डिमांड और सप्लाई जब आपस में मीट करता है इस पॉइंट में, तो ये जो पॉइंट से नीचे आप लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे अमूल मिल्क की क्वांटिटी पता चल जाती है।
ठीक है, सपोज करना कि ये 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लो कि सपोज करना 10 20 30 40 50, ठीक है, 10 20 30 40 50। सपोज करना कि जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, 3 में मिल रहा है, मतलब अमूल मिल्क 3 पैकेट खरीदने के लिए, अमूल मिल्क 3 पैकेट खरीदने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा, 30 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अमूल मिल्क का 3, अमूल मिल्क की 3 क्वांटिटी, अमूल मिल्क की 3 क्वांटिटी को खरीदने के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, 30 प्राइस पे करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, तो मार्केट डिमांड एंड फोर्स में ऐसे काम करती है, ठीक है। तो जो भी कंट्री कैपिटलिज्म इकोनॉमिक करती है ना, उसका जो भी प्राइस सेट होता है ना, वो मार्केट फोर्सेस के कारण सेट होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है प्रोड्यूसर चालाकी करते हैं, वो क्या कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं। सप्लाई जैसे बच्चों कम कर देते हैं ना, तो पॉइंट ऐसे आता है, ठीक है, तो जिसके कारण जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये प्रोड्यूसर जानबूझ के करता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये जो भी प्रोड्यूसर्स है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली आता है, प्राइवेट सेक्टर में। तो जो भी ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक जो भी कंट्री फॉलो करती है ना, ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन 1 2 3, ठीक है, तो यही है डिसीजन 1 2 3। तो ये ऐसी इकोनॉमिक क्या है, प्राइवेट सेक्टर से चलती है, और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के कारण प्राइस सेट होता है, और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म ऐसी इकोनॉमिक होती है जहां पे जो भी टीम डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर के ओन करती है, और वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू काम करती है, और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमी फॉलो करती है, जो कि ये 3 प्रॉब्लम जिसे सॉल्व हो जाए, तो वो क्या होती है बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब कोई भी कंट्री देखो कैपिटलिज्म कर सकती है, सोशलिज्म भी कर सकती है। तो सोशलिज्म की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो सोशलिज्म में क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करती है, तो उस कंट्री को उस 3 जो डिसीजन है उसका सॉल्व कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर सॉल्व करता है। इसमें प्राइवेट करता है, लेकिन इसमें क्या करती है, कंट्री की गवर्नमेंट। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा था, अमूल की 3 क्वांटिटी के लिए, अमूल की 3 क्वांटिटी के लिए आपको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, 30। तो ये मार्केट फोर्सेस से क्या हो रहा था, आपको पता चल रहा था, जब डिमांड और सप्लाई मीट हो जाती है उससे पता चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट बोल देती है कि 3 क्वांटिटी अगर अमूल मिल्क का चाहिए तो उसके लिए आपको ₹20 पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट बता देती है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन है ये क्या लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है, इसे ऑपरेट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है, और जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। देखो अगर मैं आपको पानी का एग्जाम्पल बताऊं, पानी का, तो अगर ये पानी ना गवर्नमेंट के हाथ में है, पानी क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चली गया ना बच्चों, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, पूरा पानी में कंट्रोल करेगी, जिसके कारण ना पानी का प्राइस इतना बढ़ाती जाएगी। आजकल तो हमें फ्री में मिलता है, जिसके लिए हमें थोड़ा बहुत टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगी ना, तो वो क्या करेगी, प्राइस इतना बढ़ाती जाएगी कि जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो बेचारा जो गरीब है, जिसको पानी भी नहीं मिलता, वो बेचारा मर जाएगा, है ना। तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है। वो क्या करती है, इस तरीके से प्राइस सेट करती है कि सारे सेक्शन के पीपल, लोग भी खुश रहे और पूरी कंट्री उससे खुश रहे, है ना। तो जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करती है, तो तीनों प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, गवर्नमेंट सॉल्व करता है, गवर्नमेंट सेक्टर ओन करता है, ऑपरेट गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है, और वो सोशल वेलफेयर चाहती है, ठीक है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक, बच्चों हमारी कंट्री इंडिया जो है वो क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करती है। इंडिया क्या करती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करती है, ठीक है। तो ये तीनों जो डिसीजन है 1 2 3, ये 1 2 3 जो तीनों डिसीजन है, ये क्या है, यहाँ पे देखो मिक्स्ड इकोनॉमिक में एक चीज बता दूं, ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमिक है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करती है। आप देख रहे हो ना हमारी कंट्री इंडिया में आज प्राइवेट बस भी है, पब्लिक बस भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। तो हर चीज क्या है, मिक्स इकोनॉमिक, प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहां पे तीन जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, दोनों ओन करते हैं, प्राइवेट भी ओन करता है, पब्लिक भी ओन करता है, ठीक है। बोथ मैं यहाँ पे लिखा भी है, दोनों क्या करते हैं, इसे ओन करते हैं। और चलाते कौन है बच्चों, चलाते दोनों मार्केट फोर्सेस के भी थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी है। सर अब ये कैसे होता है, देखो मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो कि ये अमूल मिल्क का यहाँ पे ऐसे प्राइस सेट हो गया, यहाँ पे अमूल मिल्क की प्राइस ये सेट हो गई, यहाँ पे अमूल मिल्क की क्वांटिटी ये हो गई। सपोज करना कि 3 क्वांटिटी में, अगर 3 क्वांटिटी आपको अमूल मिल्क की परचेज करना है, तो उसके लिए आपको मान लो कि 40 रुपीज देना है, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर 3 सपोज करना कि एक ले लो बच्चों, एक अमूल मिल्क लेने के लिए आपको 40 रुपीज पे करना है, ठीक है। तो ये आज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो क्या हो जाती है यहाँ पे, ये तो मार्केट फोर्सेस के कारण हो गया, इतना तो आप समझ गए, जहां पे डिमांड और सप्लाई जब आपस में मीट करते हैं तो मार्केट फोर्स आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये तो फिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोथ है, गवर्नमेंट भी बीच में आती है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी बीच, जैसे मान लो कि एक क्वांटिटी लेने के लिए आपको 40 रुपीज देना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हें एक क्वांटिटी बेचना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं ₹30, ₹20 और ₹30 के बीच में देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना मार्केट फोर्स भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक है, जहाँ पे मार्केट फोर्स के कारण भी और गवर्नमेंट के कारण, दोनों के कारण क्या होता है, प्राइस सेट होता है एक भी कोई भी प्रोडक्ट का,
ठीक है। तो यहाँ इनका मेन मोटिव क्या है, देखो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ भी प्रॉफिट है, सोशल वेलफेयर दोनों, मतलब प्रॉफिट मोटिव भी है, सोशल वेलफेयर भी। आप यहाँ इंडिया में अगर देखोगे तो कोई कंपनी प्रॉफिट भी कमाने के लिए काम करती है, कोई स्कूल प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, कोई हॉस्पिटल प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, लेकिन ऐसे भी हॉस्पिटल है जो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करता है, ऐसे स्कूल है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। मतलब दोनों का मिक्स है, देखो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का मिक्स, मार्केट फॉर गवर्नमेंट दोनों का मिक्स, प्रॉफिट सोशल वेलफेयर दोनों का मिक्स। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक, सोशलिज्म और ये दोनों का मिक्सचर कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों क्या करती है, प्रोडक्ट को डिसाइड करती है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो एग्जाम्स में ना आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लेन करो, तो आपको कुछ नहीं बताना है, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है कि हर कंट्री में तीन प्रॉब्लम होती है, या फिर हर कंट्री को तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। ये सब बच्चों कुछ लिखना नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको बस इतना लिखना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। हर कंट्री की इकोनॉमिक डिसीजन, हर कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजन लेना पड़ता है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक में प्राइवेट सेक्टर उसे ओन करता है और वो ऑपरेट होती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। ठीक है। तो ये चीज अगर आप एक्सप्लेन कर दिए तो आपको फुल में फुल मिल जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ देता है, बोल देगा कि कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो ओन और देखो आप इजिली डिफरेंस कर दोगे इसे। कैपिटलिज्म इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को प्राइवेट और बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ करता है। ऑपरेट ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है, लेकिन ये ऑपरेट होता है मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों के। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट और प्लस सोशल वेलफेयर दोनों होता है। तो इसके बीच में आप क्या कर सकते हो, तीन डिफरेंस भी आराम से आप लिख सकते हो। सर अब क्या करना है, देखो बच्चों आप कुछ नहीं करना है, आपने तो सब चीज समझ लिया। अब क्या है, ये देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक को करने के, कोई भी कंट्री जब कैपिटलिज्म इकोनॉमिक चुनती है तो उसको क्या फायदे, क्या मेरिट मतलब फायदे, डिमेरिट मतलब क्या नुकसान होते हैं। तो चलो जानते हैं। देखो जो भी कंट्री कैपिटलिज्म इकोनॉमी करती है ना, तो वो क्या करती है, देखो वो क्या करती है बच्चों, प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। वो क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करती है, काम करती है। आपकी अगर अपना बिजनेस खोलोगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं क्या मेन मोटिव क्या होगा, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाने का होगा, है ना। तो जो भी कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है ना, वो क्या कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल क्या कहते हैं, काम करते हैं, जिनका हमेशा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है ऐसी, ये इकोनॉमिक में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। एक्सीलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे बच्चों कंट्री को बहुत इकोनॉमिक, कंट्री के पास बहुत पैसा आता है ये वाले मेथड को फॉलो करने से। डीमेरिट, इसका दिक्कत क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चों क्या कहता है, इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। देखो अगर मैं अभी आपको समझाया था कि अगर आप पानी ना अगर प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा तो वो क्या करेंगे बच्चों, पानी का प्राइस इतना कर देंगे जिससे उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचारे गरीब के लिए नहीं सोचेंगे। वो क्या करेंगे, गरीब के लिए नहीं सोचेंगे, जिसके कारण गरीब बेचारे मर भी सकते हैं प्यास के मारे, है ना। तो यही है कि ये जो इकोनॉमी, जो भी कंट्री ये इकोनॉमी फॉलो करती है ना, वहां पे आप सोशल इंटरेस्ट, लोगों की तकलीफ को आप नहीं समझ सकते। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, तो आप लोगों की तकलीफ को नहीं समझ सकते। इसलिए ये जो इकोनॉमिक है, ये क्या कहता है, इग्नोर्स, मतलब ये क्या कहता है, इग्नोर करता है सोशल इंटरेस्ट को। अब पुअर सेक्शन में सफर डेप्रीवेशन। देखो जो भी पुअर सेक्शन के पीपल है, जो गरीब पीपल है ना, वो क्या करता है, जो उनको चाहिए रहता है वो उन्हें मिलता नहीं है। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, तो अगर पानी का प्राइस इतना बढ़ गया तो बेचारे गरीब लोग के पास पानी को, उनको अगर चाहिए तो वो पानी नहीं ले पाएंगे। तो पुअर सेक्शन में सफर डेप्रीवेशन का मतलब है जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप नहीं ले सकते, उसे हम डेप्रीवेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मेरिट, ये हो गया डिमेरिट। अब बच्चों हम सोशलिज्म के फायदे और नुकसान के बारे में हम जानेंगे। देखो सोशलिज्म, जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमी फॉलो करती है ना, वो उसे कौन संभालता है, गवर्नमेंट संभालती है। तो बच्चों कभी भी जब भी कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट उसे संभालता है ना, तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि हर लोगों का भला हो, हर लोगों का भला हो। तो ये क्या करती है, प्रमोट्स कलेक्टिव या फिर सोशल इंटरेस्ट। वैसे ये पॉइंट मैंने सेकंड पॉइंट में भी लिखा है, प्रमोट्स कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब पूरी कंट्री का भला चाहती है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट। फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी, मतलब हर गरीब से लेकर अमीर, हर पीपल का वो क्या चाहती है, मतलब फायदा चाहती है। तो जो भी कंट्री सोशलिज्म इकोनॉमिक फॉलो करती है तो उसके ये फायदे होते हैं। अब इसके नुकसान क्या होता है, नो कंज्यूमर सवर्जिनिटी। अब बच्चों सवर्जिनिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई नो चॉइस टू कंज्यूमर। सवर्जिनिटी का मतलब होता है नो चॉइस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कस्टमर, मतलब जो भी कंट्री ये वाली इकोनॉमी फॉलो करती है ना, वहां पे कस्टमर्स को ऑप्शन नहीं दिया जाता। सपोज करना कि आप ना राइस लेते हो अच्छी क्वालिटी का, मतलब आप बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस लेते हो। अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तुम्हें ये बेकार, ये वाली जो तुम्हारी कम पैसे में सस्ते में ये वाली जो राइस है तुम्हें वही लेनी पड़ेगी, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, आपको वही वाला राइस खाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि खाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, वो चॉइस नहीं कर सकता, तो नो कंज्यूमर सवर्जिनिटी।
डिवॉइड ऑफ इनिशिएटिव। देखो आज मैं आपको बताऊं कि आज हम मेट्रो है ना, दिल्ली मेट्रो, वो क्या है, एक तरह गवर्नमेंट भी और प्राइवेट दोनों ने क्या किया, मिल बांट के क्या किया है, मेट्रो को चालू किया है। तो आप देखना वो कितना क्लीन रहता है। तो इसलिए जब भी प्राइवेट सेक्टर रहता है ना, तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक फायदा होता है कि बहुत सारे हमें क्या मिलता है, इनिशिएटिव्स मिलता है, मतलब हमें बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारे हमें एडवांटेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, हमें डिवॉइड ऑफ इनिशिएटिव, हमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करती है, अब ये हमारी कंट्री भी फॉलो करती है, तो ये आपको प्रैक्टिकली पूरा समझ में आएगा। देखो रिस्पेक्ट कंज्यूमर सर्वजिनिटी। देखो आज हमारी कंट्री में बहुत सारे राइस है, ठीक है, बहुत सारे चावल है, तो जो भी पीपल तो जो भी क्वालिटी का चावल रहता है वो अपने हिसाब से ले लेता है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कंज्यूमर सर्वजिनिटी, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर अपने हिसाब से जो भी उसे चाहिए, अगर मान लो कि कंट्री ने बोला कि नहीं तुम्हें सिर्फ मारुति सुजुकी की कार ही लेनी पड़ेगी, तुम और कोई कंपनी और कोई कंट्री की कार नहीं ले सकते, ठीक है, तो सोशलिज्म में वो चीज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या, आप कोई भी कंट्री की मतलब कोई भी कंपनी की कार ले सकते हो, चाहे फोर्ड ले सकते हो, बीएमडब्ल्यू ले सकते हो, ऑडी ले सकते हो, या कोई भी चावल, अगर आपको सस्ते वाला चाहिए तो आप सस्ता वाला ले सकते हो, महंगा वाला चाहिए तो महंगा वाला ले सकते हो। तो मिक्स इकोनॉमी में यही फायदा रहता है कि कंज्यूमर को एक चॉइस मिल जाती है, कस्टमर को एक चॉइस मिल जाती है कि वो अपने मर्जी से कुछ भी चीज को ले पाए या फिर कोई भी चीज को यूज कर पाए। सेकंड है मिक्स इकोनॉमी में सबसे बड़ा ये फायदा होता है इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। देखो यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे आपको पैसा ज्यादा मिलता था, यहाँ पे कंट्री क्या करती है, पूरे लोग के बारे में सोचती है, सोशल इक्वालिटी। तो मिक्स इकोनॉमिक बच्चों ये दोनों में काम करता है, पैसा भी कमाओ, ये इकोनॉमिक ये कहता है कि पैसा भी कमाओ लेकिन लोगों का भला करके। ठीक है, तो इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इसलिए मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा तो कमाओ, विद सोशल जस्टिस मतलब लोगों का भला करते हुए कमाओ पैसा। ठीक है, अब ये इकोनॉमी का बच्चों डीमेरिट्स रहता है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी एंड करप्शन बहुत रहता है। देख रहे हो इंडिया में करप्शन कितना है, तो जो भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है ना वहाँ पे इनएफिशिएंसी रहती है, करप्शन रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, अगर मान लो कि जो भी कस्टमर, जो भी मतलब प्रोड्यूसर, अगर मैं प्रोड्यूसर की ना बात करूँ, तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, बोलते हैं कि नहीं तुम इससे ज्यादा ऊपर प्रॉफिट, इससे ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कर नहीं सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट जो रहता है ना वो लैक रहता है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, तो जिसके कारण वो क्या करता है, करप्शन करता है, पैसा ब्लैक मनी कमाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाले इकोनॉमिक में क्या रहता है, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन रहता है। सेकेंडली यहाँ पे रैपिडली शिफ्टिंग टू प्राइवेटाइजेशन। देखो आज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है ना वो क्या हो रही है, प्राइवेट केस में शिफ्ट हो रही है। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट से कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी चीज है, गवर्नमेंट की कोई भी हॉस्पिटल, स्कूल, वो क्या हो रहा है आजकल प्राइवेट में शिफ्ट हो रहा है, प्राइवेट इसमें शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो आजकल ना जो भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है ना वहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट से फटाफट प्राइवेटाइजेशन में शिफ्ट नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आज आपने क्या समझा, आज आपने समझा तीनों इकोनॉमी के बीच में तो हर कंट्री की तीन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस। और इसे सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कंट्री क्या कर सकती है, तीन तरीके से अपना सकती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो कैपिटलिज्म करता है वहां पे तीन डिसीजन, जो भी ये तीन डिसीजन है ये सॉल्व कैसे हो सकते हैं, मार्केट फोर्सेस के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और जो भी सोशलिज्म इकोनॉमी फॉलो करता है वो उससे ये तीन प्रॉब्लम गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व होती है, गवर्नमेंट क्योंकि पूरे सेक्टर को ओन करती है, जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक बच्चों ये तीनों का ऐड है। ठीक है, ये दोनों का ऐड है, ये दोनों का ऐड है। ठीक है, तो इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक कहते हैं। और इसके बारे में आपने मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में समझ लिया, तो आप ये क्या करना, ये जितने भी टॉपिक्स है आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स को नोट करना है। ठीक है, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, मतलब पॉज करके पूरे नोट्स को बच्चों अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझने के लिए चाहिए तो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ये तीन काफी है। गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी ने मेरे साथ पार्ट फर्स्ट में इस चैप्टर की एक चीज पढ़ी थी कि मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री के पास क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर कंट्री क्या करती है, इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए वो एक टारगेट बनाती है,
उसके हिसाब से वो कंट्री क्या करती है, टाइम भी बनाती है कि कब तक इस टारगेट को हमें कंप्लीट करना है, और इसके लिए वो क्या करती है, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स करती है ना। तो इस जो आज का लेक्चर है वो हम यही समझेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा कौन कौन सा प्लानिंग बनाई थी, जिसके कारण ऐसा गवर्नमेंट ने कौन कौन सी प्लानिंग बनाई थी जिसके कारण जितनी भी कंट्री की प्रॉब्लम्स होती है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट बच्चों क्या है, वो जो प्लानिंग करती है ना, तो दो टाइप की प्लानिंग करती है, लॉन्ग पीरियड प्लानिंग, एक शॉर्ट पीरियड प्लानिंग। अब मुझे आप सभी के साथ और एक बात शेयर करनी है कि जो शॉर्ट पीरियड प्लान है ना, ये शॉर्ट पीरियड प्लानिंग है ना, ये लॉन्ग पीरियड प्लानिंग के अंदर आता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि लॉन्ग पीरियड के अंदर शॉर्ट पीरियड प्लान आता है। तो जब आप शॉर्ट पीरियड प्लान करोगे ना, तो अपने आप लॉन्ग पीरियड प्लान भी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जैसे आप शॉर्ट पीरियड प्लान करते जाओगे तो अपने आप लॉन्ग पीरियड प्लान भी होते जाएगा। मतलब आप शॉर्ट पीरियड प्लान करोगे तो लॉन्ग पीरियड प्लान भी अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये टारगेट है कि आज हम ये जानेंगे कि बेसिकली लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड में होता क्या है, मतलब एक्चुअल में इसमें हम करते क्या है, ऊपर ऊपर से बताना आप सभी को जरूरी है कि दोनों के बीच में, साथ ही साथ इसके साथ आप डिफरेंस भी आप इजिली बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लॉन्ग पीरियड मैंने यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट पीरियड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे और एक चीज बना लेनी थी, यहाँ पे मैं एक बेसिस बना देता हूँ जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो देखो, ये लॉन्ग पीरियड प्लानिंग ये ऐसी प्लानिंग होती है जो हम 20 साल तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने समझा था ना कि मैंने आपको बताया था कि वो टारगेट सेट करती है, टाइम सेट करती है, तो कोई भी जब प्लानिंग करती है कंट्री, वो क्या करती है, टारगेट तो बनाती है। शॉर्ट पीरियड में भी देखो टारगेट बनाएगी, लॉन्ग पीरियड में भी टारगेट बनाएगी, लेकिन क्या करती है उसके साथ वो टाइम भी सेट करती है कि किस टाइम तक उन्हें ये टारगेट को कंप्लीट करना है। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट या कंट्री जब लॉन्ग पीरियड इस्तेमाल करती है, तो वो क्या करती है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो 20 साल का टाइम लगाती है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में वो टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या करती है, 5 साल में उसको अचीव करने का ट्राई करती है। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड में 20 ईयर्स, मतलब जो भी टारगेट है वो हमें 20 साल के अंदर अंदर या 20 साल तक कंप्लीट करना है। शॉर्ट पीरियड में जो भी हमें टारगेट है वो हमें क्या करना है, 5 साल तक कंप्लीट करना है। देखो, अब ये दोनों के बीच में ना, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के अंदर भी आपको बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स भी दिखेंगे, ये सारी चीजें भी होगी, जिसके बारे में ना थोड़े देर के बाद डिस्कस करेंगे या फिर अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब टारगेट आपने जान लिया। ठीक है, अब सेकंड चीज है अल्टरनेटिव नेम, मतलब अलग अलग नाम। अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग नाम। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड के अलग अलग नाम क्या है, शॉर्ट पीरियड के अलग अलग नाम क्या है। तो देखो, लॉन्ग पीरियड को हम पर्सपेक्टिव प्लान या फिर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ी काट पीट के लिखा है, तो आप नोट कर लेना। मैंने लिखा PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव प्लान या फिर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। और शॉर्ट पीरियड को हम, शॉर्ट पीरियड का भी अलग अलग नाम है। शॉर्ट पीरियड को हम 5 ईयर प्लान कहते हैं या फिर प्लान ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या अलग अलग नाम है। लॉन्ग पीरियड को और पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। शॉर्ट पीरियड को 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, प्लान ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब ये जो लॉन्ग पीरियड है ना, ये किसमें चेंज होता है, शॉर्ट पीरियड किसमें चेंज होता है, मतलब देखो, जब भी आप लॉन्ग पीरियड करते हो ना, तो आपकी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कंट्री में ओवरऑल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज कराता है। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड जब आप करते हैं ना, तो जब आप 20 साल में जैसे आप टारगेट कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको एक स्ट्रक्चरल चेंज दिखेगा पूरे कंट्री में कि पूरे कंट्री में क्या बदलाव आया। लेकिन जब आप शॉर्ट पीरियड प्लान यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आता है। देखो, शॉर्ट पीरियड जो प्लान होता है ना, वो हम हर 5 साल में कहते हैं, इसलिए इसका नाम 5 ईयर प्लान भी है। तो हम क्या कहते हैं, हम हमेशा 5 साल में देखते हैं, अच्छा इस 5 साल में इतना पॉवर्टी खत्म हुआ, अगले 5 साल में इतना पॉवर्टी खत्म हुआ, तो हम ऐसे ऐसे करके एवरी टाइम मेजर, मतलब ये हर समय क्या करते हैं, हम 5 साल में मेजर करते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में क्या चेंज आता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस। देखो, लॉन्ग पीरियड ना क्या होता है, जनरल गोल्स होता है, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक चेंजेस होता है। देखो, अभी ना मैं आपको समझा देता हूँ जनरल और स्पेसिफिक का क्या मतलब है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सपोज करना कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया, गवर्नमेंट ने देखो क्या बोला, पहले हमें मैं लिख देता हूं जनरल स्टेटमेंट, और यहां पे स्पेसिफिक चेंजेस। आपको इजीली समझ गया, स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिख दो यार अभी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट। देखो, दोनों के बीच में ना क्या डिफरेंस होता है। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टारगेट बनाया जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि पॉवर्टी मतलब गरीबी रिड्यूस करनी है, पॉवर्टी रिडक्शन मतलब गरीबी को कम करना है। ये हो गया जनरल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को स्पेसिफिक स्टेटमेंट में लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, पॉवर्टी रिडक्शन बाय 20%,
समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों देखो, ये जनरल और स्पेसिफिक जो वर्ड है ना, जनरल मतलब होता है हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाना है, ठीक है, हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ये क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट होता है। लेकिन स्पेसिफिक मतलब ऐसे होता है कि हम उसमें एकदम स्पेसिफिक बताते हैं, देखो पॉवर्टी रिड्यूस करना है मतलब जनरल स्टेटमेंट। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे, पॉवर्टी रिडक्शन बाय 20%, मतलब हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है 20% से, ठीक है। तो ये क्या एकदम स्पेसिफिक हो गया, हम एकदम स्पेसिफिक बता रहे हैं, लेकिन ये क्या है, जनरल है। तो जो भी लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जनरल गोल्स होते हैं। लेकिन जो शॉर्ट पीरियड होते हैं ना, वो क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक गोल्स होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों के बीच में, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के बारे में आगे और भी बहुत देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। सो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग पीरियड के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो लॉन्ग पीरियड में आपको कभी कभी एग्जाम से पूछ देता है कि लॉन्ग पीरियड के क्या क्या गोल्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जीडीपीए ग्रोथ। मैं आपको सबसे इजी मतलब बताओ जीडीपीए का। देखो जीडीपीए का मतलब सबसे इजी टर्म्स में मैं आपको हमारी लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो भी पैसा आता है, सेकेंडरी सेक्टर से जो भी पैसा आता है, टर्शियरी सेक्टर से जो भी पैसा आता है, आप सभी जानते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आती है, सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडस्ट्रीज आती है। टर्शियरी सेक्टर में बच्चों जो भी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज आती है। तो ये तीनों से जो टोटल पैसा आता है उस पैसे को हम क्या कहते हैं, जीडीपीए कहते हैं, ठीक है। इतने इजी से टर्म्स में जीडीपी का मतलब। लेकिन लेकिन मैं आप सभी के साथ और एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जीडीपी के अगर कभी कभी मीनिंग आ जाए, ठीक है, तो आप ऐसा मत लिख देना कि दोनों तीनों का जो टोटल पैसा होता है उससे हम जीडीपी कहता है। लेकिन जब आपको जीडीपी का मीनिंग पूछे तो आपको क्या करना है, ये वाली मीनिंग लिखनी है। जीडीपी मीन्स वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ओवर 1 ईयर। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एक साल में कितना पैसा आता है उसे हम जीडीपीए कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम्स में पूछे जीडीपीए का मीनिंग तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है, मतलब एक ही है, लेकिन लिखने का जो टेक्निकल स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है ये सब अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शायद मुझे लिखना नहीं चाहिए था। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको क्या करना है, जीडीपी का यहाँ पे आप क्या करना है, नोट्स में ये बना लेना, मीनिंग लिख देना, और मुझे यहाँ पे आप सभी के साथ ये वाला पॉइंट भी शेयर करना है। देखो जब भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो हमेशा कहते हैं कि जीडीपी भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मान लो कि पॉपुलेशन मतलब होती है जनसंख्या। मान लो कि आपका घर है, आपका घर नहीं बच्चों, मान लो कि ये कोई बंदा है, इसका नाम ले लो रामलाल, ठीक है। ये रामलाल एक व्यक्ति है, इसका घर है। रामलाल को पूरे मंथ में, हर मंथ में 5000 रुपीज मिलता है। रामलाल के घर में एक रामलाल खुद है, ठीक है, और उसकी एक वाइफ है और उसका एक बेटा है, सन, ठीक है। 3 लोग हैं और रामलाल 5000 रुपए हमेशा हर मंथ कमाता है। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि रामलाल इजिली क्या कर लेगा, अपने जो भी घर परिवार की जो भी नीड है, जो भी उन्हें चाहिए, वो क्या कर सकता है, 5000 से आराम से दे सकता है ना। क्योंकि देखो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जीडीपी मतलब आप थोड़ी देर के लिए मान लो रामलाल की सैलरी, जीडीपी मतलब रामलाल की सैलरी, वो 5000 रुपए कमाता है, ठीक है, 5000 रुपए कमाता है। पॉपुलेशन मतलब उसके घर में जितनी भी व्यक्ति है। अभी आप ये दोनों को इसके टर्म्स में समझो, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात मानना, अब मान लो देखो कि इसके घर में मान लो कि और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने और बच्चे आ गए रहने के लिए, ठीक है। अब ये रामलाल के साथ हमेशा रहेंगे। तो अब क्या रामलाल अपनी 5000 की इनकम में से क्या इन सभी पांचों के 5 लोग को क्या वो संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता ना। अगर मान लो कि रामलाल की सैलरी भी अगर मान लो कि 10,000 हो गई, तो अब वो क्या कर सकता है, इजिली 5 लोग को संभाल सकता है। लेकिन अगर रामलाल की सैलरी सिर्फ 5000 है और इतने सारे लोग को संभालना है, पॉसिबल ही है ना, बेचारे ये सबको खाना भी कम कम देर मिलेगा, फिर 5000 से कम कम एकदम बेकार स्कूल में भी पढ़ेंगे, कपड़े भी बेकार पहनेंगे, मतलब कुछ हो नहीं पाएगा। तो सेम चीज कहते हैं कि जब भी कोई, अब क्या होता है कि जब भी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, देखो रामलाल, ये पूरी जो है ना रामलाल की फैमिली, ये ना मैं इसको पता है पॉपुलेशन मान लो, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन, और ये जो रामलाल की जो सैलरी है ना, इसको कुछ समय के लिए जीडीपी मान लो पूरी कंट्री की, ठीक है। तो हमेशा कहते हैं जब भी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़े, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कंट्री का पैसा भी, जो जीडीपी है, तीनों सेक्टर का जो पैसा है वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो इससे हो क्या जाएगा, जितने भी लोग हैं वो उनको क्या कुछ अच्छी चीजें मिल नहीं पाएगी, ना खाने के लिए कुछ मिल पाएगा, मतलब हर चीज बहुत कम कम मिलेगा, बेकार चीज मिलेगा। इसलिए हमेशा कहता है कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों जीडीपी का ग्रोथ। तो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये भी चीज कही जाती है कि जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज है, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे तरीके बताओ, वेस्ट मतलब ऐसे तरीके बताओ जिससे हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ईजी है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा सामान आएगा, सामान आएगा तो उतना ज्यादा बेचोगे, उतना ज्यादा बेचोगे तो उतना ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, अब इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब ये होता है। अब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या फिर अपडेटेड टेक्नोलॉजी, देखो हमेशा कहता है कि जब भी आप टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी लगाओगे ना उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। देखो इसे एकदम अच्छे तरीके से मान लो कि आपको शर्ट सिलना है, ठीक है, आपको शर्ट को सिलना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ से या फिर क्या कर सकते हो, मशीन की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। लेकिन मुझे बताओ, मशीन से जल्दी शर्ट बनेगा या फिर हाथ से? आप सभी बोलोगे मशीन से, है ना। इसलिए हमारा लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में ये था कि हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण अगर ये दो चीज होगी, जिसके कारण जीडीपी भी बढ़ेगा और पूरी जीडीपी ग्रोथ भी होगी। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीज नहीं करना है और ये भी चीज नहीं करना है। तो अभी आपको सिर्फ नोट क्या करना है, ये नोट करना है, मीनिंग नोट करनी है, ये वाला स्टेटमेंट नोट करना है और ये वाला नोट करना है। अब मैं पलट रहा हूं, देखो फिर अगला पॉइंट है लॉन्ग ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव का फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कंट्री के सभी लोग एम्प्लॉयड है, मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं, सबको रोजगारी मिल गई है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सबके पास जॉब है, सब पैसा कमा रहे हैं और रोजगारी है कंट्री में हर लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेन मतलब है, इट रिफर्स टू सिचुएशन, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर दोज हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब जहां पे लोग काम करना चाह रहे हैं, उन्हें काम मिल गया है और वो पैसा कमा रहे हैं विद मार्केट वेज रेट, मतलब वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हर पीपल के पास नौकरी है, हर बंदा धंधा कर रहा है और हर बंदे आराम से पैसा कमा रहा है, तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंट्री के पास कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। ये तो बस बच्चों बोलने की बात होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ये सिर्फ बोलने की बात होती है। जैसे हम भी कह देते हैं ना कि हम भी बुगाटी कमा लेंगे, मतलब हम भी बुगाटी खरीद लेंगे, हम भी फरारी खरीद लेंगे, तो ये सब बोलने की बात होती है। लेकिन ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हर कंट्री के पास, कोई भी कंट्री चाहे जापान हो या कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है दुनिया में जहां पे उनके कंट्री के सभी लोग के पास जॉब हो और सभी कमा रहे हो। हर कंट्री, कोई भी कंट्री का हर बंदा कहीं ना कहीं, कोई भी कंट्री का कोई ना कोई पर्सन हमेशा अनएम्प्लॉयड रहता है, जिसके पास बेरोजगारी, जिसके पास नौकरी या धंधा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बस फुल एम्प्लॉयमेंट ना बच्चों, ये बस बोलने की बात होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब मैं बता दूं ये क्या होता है, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन मैं यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि हर कंट्री का मोटिव है, देखो लॉन्ग पीरियड हर कंट्री चाहती है कि उनके जो भी पीपल है वो सभी के पास अच्छा नौकरी और सभी पैसा कमाए, ये तो हर कंट्री का टारगेट होता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री ने भी क्या किया, एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में ये भी टारगेट बना दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कभी होता नहीं है, हो भी सकता है क्या पता फ्यूचर में, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हर कंट्री एक ऑब्जेक्टिव बना देती है कि उनका एक फुल एम्प्लॉयमेंट सभी के पास होना चाहिए। और ये क्या होता है बच्चों, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो एग्जाम में आप सभी को पूछ सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सा टाइप का ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। आप कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट भी दे सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, लेकिन हर कंट्री में क्या होती है, बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कभी कभी आपको ये स्टेटमेंट बोल देगा और ये बोलेगा कि ये स्टेटमेंट आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हर कंट्री में ऑलवेज हमेशा कोई ना कोई पीपल, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई ना कोई पीपल, हर कंट्री में कोई ना कोई पीपल हमेशा बेरोजगार होगा, अनएम्प्लॉयड होगा। ठीक है, ये हमेशा होता है, चाहे आप जापान चले जाए, कोई भी कंट्री में चले जाए, डेवलप कंट्री में, हर कंट्री में डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बेरोजगारी से सफर कर रहा है। ठीक है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिसके पास बेरोजगारी है। ठीक है, तो हर कंट्री में ये स्टेटमेंट का ये मतलब है कि हर कंट्री में हमेशा हमेशा क्या रहेगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हर कंट्री चाहे वो डेवलप कंट्री हो, अंडरडेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, हर कंट्री में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी रहेगी ही रहेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंट्री हो क्यों ना हो। अब ये होता क्या, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो इसका मतलब ये है, देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाती है, तो ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, जो उनके यहाँ पे वर्कर पहले काम कर रहे थे ना, उनको निकाल देती है कि कंट्री के पास ऐसी मशीन आ जाती है और मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 3 या 4 ही लोग चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करती है, लेबर्स को पूरे हटा देती है, जिसके कारण हर कंपनी को सस्ता हो जाता है, मतलब वो जैसी मशीन आती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो उनको सस्ता लगने लग जाता है, वो लेबर को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये आप पूछ सकता है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा होता है हर कंट्री चाहती है कि उनके यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके पास जॉब हो। ठीक है, अब थर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटी। देखो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ना ये है, और यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, कभी कभी आपको ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जाम्स में कह देगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेम तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों चीज बहुत अलग है।
एक दूसरे से बहुत अलग है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले ना इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यह है कि जो भी कंट्री की इनकम है, जैसे आपके पापा की इनकम आती है ना, वैसे हर कंट्री की भी एक इनकम आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कंट्री की इनकम आती है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो भी कंट्री की इनकम है वो सभी पीपल को, जो भी कंट्री के पीपल है, बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही पीपल बनाए, बहुत सारे पीपल होते हैं, तो जो भी कंट्री की इनकम है वो क्या करो, हर पीपल को इक्वली बांट दो। बच्चों इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर मान लो कि कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, रिलायंस, अगर उसकी उसकी कंपनी का, वो रिलायंस कंपनी का जो सीईओ है, तो आप समझ लो उसकी कितनी सैलरी होगी। मान लो कि अगर मान लो 50,000 कमा रहा है, 50K मतलब 50,000 वो कमा रहा है, और यहाँ पे एक लेबर है जो अनपढ़ गवार है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, 50,000 कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, जो भी कंट्री की इनकम है वो हर पीपल को इक्वली इक्वली बांटो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी कंट्री में होना नहीं चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी कंट्री में होना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये जो सीईओ है ये भी बोलेगा मैं फालतू का इतना पढ़ लिया, इतना सब एग्जाम दे दिया, इतना टाइम किया, ऐसे तो मैं भी लेबर बन जाता तो मुझे भी 50,000 मिलता, ज्यादा काम ही करने का जरूरत नहीं पड़ता, पढ़ाई का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो कभी भी कोई भी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी मीनिंग लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जो भी कंट्री की नेशनल इनकम है उसको इक्वली, हर इक्वली टू ईच इंडिविजुअल, मतलब हर जो व्यक्ति है कंट्री का, हर जो व्यक्ति है, ईच इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन कंट्री का, उसे इक्वल नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, हर बंदे, कंट्री का हर एक बंदे को इक्वल नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत गलत कंसेप्ट है। हर कंट्री में क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर अभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखो, जब भी कोई भी कंट्री का जो पैसा है उसे हमें क्या करना चाहिए, हर पीपल को प्रोपोर्शनेट में बांट देना चाहिए। मतलब मान लो कि सीईओ है तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मान लो इसका पूरा एक साल में इसको मान लो अराउंड 3 करोड़ समथिंग कमाना चाहिए। ठीक है, और कोई अगर लेबर होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी लेबर है, वर्कर है, तो उसकी मान लो कि पूरे हर एक साल में, मान लो कि वो हर एक साल में अगर 5,000 कमाए तो पूरे एक साल में कितना कमा लेगा, अराउंड 60,000 वो क्या कर लेगा, कमा लेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि सीईओ जो है, जो सीईओ है, अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई सीईओ है मतलब इसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, और एक वर्कर है तो इसकी सैलरी कम होनी चाहिए। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि लोगों की क्वालिफिकेशन, मतलब लोगों, जो भी लोग है उसका जो भी एजुकेशन है और जो भी उसकी स्किल है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कंट्री की नेशनल इनकम है ना उसको प्रोपोर्शनेट मानना चाहिए सभी इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी कंट्री का व्यक्ति है, ईच इंडिविजुअल, जो भी हर व्यक्ति जो है कंट्री का, उसे उसकी स्किल एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, हर बंदे को इक्वली बांट दो, जो कि बहुत गलत कंसेप्ट है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति है कंट्री का, उसको उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके स्किल के हिसाब से पैसा देना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है जो हर कंट्री में बेसिकली फॉलो होता है। ठीक है, तो हमेशा हर कंट्री में क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटी, दोनों का मतलब है। तो ये हर कंट्री में ये वाला कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। अब बच्चों मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाना, refers to updation और adoption of updated technology। मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था कि देखो, कभी हर कंट्री तभी पैसा कमा पाएगी जब उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो। और इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि लड़कियों को भी, वुमेन मतलब फीमेल को भी क्या करना चाहिए, हमें नौकरी देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए कि वो क्या करे, प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वो भी क्या कर सके, काम कर सके, और वो भी क्या करे, पैसा कमा सके। इकोनॉमिक मतलब पैसा कमा सके, और सोशली मतलब जैसे आप सभी जानते हो ना, जितना आप पैसा कमाओगे उसके हिसाब से आप एसी खरीद पाओगे, फिर आपके पास और पैसा आ जाएगा, आप कार खरीदोगे और अच्छा पैसा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, अच्छी से अच्छी BMW ऐसी लग्जरी कार खरीदोगे। तो सोशल मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, लड़कियों को भी मिलना चाहिए। मतलब ठीक है, तो ये पॉइंट ये भी कहता है मॉडर्नाइजेशन की अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो, और वुमेन को भी क्या करो, एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन को भी क्या करो, नौकरी दो कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करे, जिसके कारण उन्हें क्या मिले, एक कंट्री को इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी, मतलब ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी मतलब इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ। ठीक है, वो क्या हो, कंट्री को मिले। अब सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है जो चीज हमारी कंट्री में है उसी चीज को इस्तेमाल करो। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब जो चीज हमारी कंट्री में है उसी चीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसका मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी। देखो अब यहाँ पे मैंने एक मीनिंग लिखी है, तो सबसे पहले डोमेस्टिक मतलब जानो, अपनी कंट्री, डोमेस्टिकली मतलब अपनी कंट्री, अपनी खुद की कंट्री, अपनी कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिकली मतलब ये होता है। तो हम आप मीनिंग पढ़ोगे, सेल्फ सफिशिएंसी मींस डिपेंडेंस, मतलब हमें डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, मतलब हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, जो हमारी कंट्री में सामान बन रहा है उसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है जो चीज हमारी कंट्री में है हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बच्चों ये ज्यादा से ज्यादा हर कंट्री का मोटिव होता है, हर कंट्री चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोई भी कंट्री पे निर्भर होना ना पड़े और हम अपनी कंट्री खुद से चलाए। ठीक है, तो इसमें चाइना भी बहुत आगे है। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब होता है कि हमें
हमें अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, कोई और कंट्री पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। इसे हम सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं। अब देखो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जो भी जैसे इंडिया क्या है बच्चों, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो मस्ट नेसेसरी अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड सपोर्ट देयर पॉलिटिकल एजेंडा। देखो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, आपको पता है इंडिया सबसे ज्यादा क्या करता था, एग्रीकल्चर में डिपेंड करता था। तो ये जो फूड ग्रेन यहाँ पे मैंने लिखा है ना, फूड ग्रेन, इसका मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब इंडिया को जो डेवलपिंग कंट्री है तो हमें क्या करना चाहिए, अचीव कर लेना चाहिए सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन आइटम्स। मतलब हमें एग्रीकल्चर में खुद ही निर्भर हो जाना चाहिए और हमें एग्रीकल्चर के लिए कोई और कंट्री से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, आपकी बुक में भी दिया है, आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जब कोई कंट्री अगर डिपेंडेंट होती है ना कोई भी कंट्री पे, तो उसे क्या करना पड़ता है, उस कंट्री का उस कंट्री का क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो करना पड़ता है। मतलब कोई ना कोई अगर मान लो कि इंडिया अगर अमेरिका से डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका कुछ चीज भी बोलेगा तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की इसमें प्रॉब्लम है। अगर वो अमेरिका को बोलेगी कि नहीं जो तुम बोल रहे हो हम वो फॉलो नहीं करेंगे, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी अगर इंडिया जो भी सामान मंगाता है अमेरिका से, तो उसको अमेरिका वाला क्या करेगा, इंडिया को वो सामान नहीं भेजेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हर कंट्री को सेल्फ सफिशिएंसी हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो इंडिया में आपको पता है 1965 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में बच्चों वॉर हुआ था, आपको पता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, उस समय 1965 में हम क्या थे बच्चों, कहीं ना कहीं यूएसए पे डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन के लिए। सर हमारी कंट्री में तो ज्यादा से ज्यादा, आपने चैप्टर 1 में बताया था, हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा 83.7% पीपल एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, तभी हम यूएसए से क्यों डिपेंड हो रहे हैं बच्चों। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 83% ज्यादा से ज्यादा पीपल क्या थे, एग्रीकल्चर में डिपेंड थे। लेकिन मैं आपको और एक चीज बताई थी कि एग्रीकल्चर में भी जो उनका आउटपुट आता था बहुत कम आता था, ठीक है। तो इसलिए क्या होना पड़ता था, इंडिया को कहीं ना कहीं यूएसए से भी डिपेंड होना चाहिए था खाने के लिए, फूड ग्रेन मतलब खाने के लिए डिपेंड होना पड़ता था। तो 1965 में क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। तो यूएसए ने बोला कि नहीं नहीं, अगर इंडिया को फूड ग्रेन चाहिए, इंडिया को अगर खाने के लिए कुछ भी सामान चाहिए, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, वॉर को एंड करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि जब भी कोई भी कंट्री क्या होती है, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कोई और कंट्री पे डिपेंड होती है ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री का पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंडिया को क्या करना पड़ा, वॉर को एंड करना पड़ा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यूएसए ने बोल दिया, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर इंडिया को सामान चाहिए खाने के लिए तो उन्हें वॉर एंड करना पड़ेगा। इसलिए हर कंट्री को क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए। तो इंडिया ने भी एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव बनाया कि उन्हें भी सेल्फ सफिशिएंट होना है, स्पेशली फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो आपको पूछ सकता है कि इंडिया को स्पेशली जो लॉन्ग पीरियड ग्रोथ था, तो इंडिया को एक्चुअल में सबसे ज्यादा किसमें डिपेंडेंस चाहिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में चाहिए। तो बेसिकली ये 5 जो मैंने आपको बताया ये लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स है, आप नोट कर लो, ठीक है। पॉज वीडियो करके आप नोट करते जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आज चलता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सभी के साथ।